कल की तासिका में हमने मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ सर, सुनाई दे रही है। ठीक। कल की तासिका में हमने अमिता और आपका बंटी इन दोनों उपन्यासों पर ससंदर्भ व्याख्या स्पष्ट कीजिए और टिप्पणियाँ इन दो विषयों पर चर्चा की। यानी किस प्रकार से आप 5 और 10 अंक का प्रश्न किस प्रकार से लिखें, इस पर चर्चा की थी। देखिए कि संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए जो मैंने पॉइंट बताए थे उन पर ध्यान दें। संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, प्रसंग के बाद व्याख्या और व्याख्या के बाद विशेषता। इन 4-5 शीर्षकों के अंतर्गत आपके 10 अंकों का आवंटन होगा। और उसी प्रकार जो टिप्पणियाँ लिखने के लिए दिया है वो अधिक से अधिक आप 1 या 1.5 पृष्ठ लिखें, उससे ज़्यादा नहीं, अगर इस प्रकार की परीक्षाएं होती हैं तो। और अब हम ये देखने जाएंगे कि किस प्रकार से बहु यानी दीर्घोत्तरी प्रश्न का उत्तर लिखें। दीर्घोत्तरी प्रश्न में उदाहरण कुछ देता हूं आपके सामने। विश्व शांति के प्रयास में अमिता उपन्यास का योगदान विशद कीजिए, अथवा अमिता का चरित्र चित्रण उपन्यास के आधार पर कीजिए। उसके उपरांत दासता और दमन का प्रतिरोध हिंसा नहीं, आत्मरक्षा है, अमिता उपन्यास के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अमिता उपन्यास के कथानक को समझाइए या कथ्य को समझाइए। अमिता उपन्यास इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय हुआ है, स्पष्ट कीजिए। अमिता उपन्यास के आचार्य सुकंठ का चरित्र चित्रण कीजिए। अमिता उपन्यास के आधार पर अमिता का चरित्र चित्रण कीजिए। इस प्रकार से अमिता पर प्रश्न आ सकते हैं। और अगर हम आपका बंटी की बात करें तो उस पर भी बड़े प्रश्न किस प्रकार आ सकते हैं, देखिए। आपका बंटी उपन्यास में व्यक्त बाल मनोविज्ञान को स्पष्ट कीजिए, अथवा डॉक्टर जोशी का चरित्र चित्रण आपका बंटी उपन्यास के आधार पर लिखिए। आपका बंटी उपन्यास पारिवारिक विघटन का एक दस्तावेज है, समीक्षा कीजिए। आपका बंटी उपन्यास में बाल मनोविज्ञान को चित्रित किया है, ये रिपीट होगा बार बार प्रश्न। आपका बंटी उपन्यास की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। आपका बंटी उपन्यास के आधार पर शकुन का चरित्र चित्रण कीजिए। आपका बंटी उपन्यास के आधार पर अजय का चरित्र चित्रण कीजिए। पति पत्नी जब एक दूसरे के पूरक होने के बदले एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं तो परिवार बिखर जाता है, आपका बंटी उपन्यास के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। मतलब देखिए, मैंने बहुत बार कहा है कि किसी भी उपन्यास को पढ़ते समय हमें 3-6 प्रकार के तत्वों का अध्ययन करना पड़ता है, जिसके आधार पर आपको प्रश्न के उत्तर लिखने पड़ता है। ये 6 तत्व कौन से हैं? वैसे मूलतः 2 ही तत्व हैं, एक संवेदना और दूसरा शिल्प। इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में कहा गया था अमिता उपन्यास का संवेदनागत अध्ययन और अमिता उपन्यास का शिल्पगत अध्ययन। उसी प्रकार से आपका बंटी उपन्यास का संवेदनागत अध्ययन और आपका बंटी उपन्यास का शिल्पगत अध्ययन। तो इसमें कौन से तत्व आते हैं? पहला तत्व आता है आपकी दृष्टि से, वह है कथा वस्तु। इसलिए देखिए कि आपको हमने दोनों उपन्यास, अमिता और आपका बंटी, दोनों उपन्यास की कथा वस्तु हमने आपको लिखवा दी है, लगभग 13-13 पृष्ठ लिखवा दी है। तो इस पर आपको यानी अभी जो 2 मैंने प्रश्न कहे, इन प्रश्नों में से 2 प्रश्न ऐसे हैं जो कथानक पर आधारित हैं। एक, अमिता उपन्यास का कथासार लिखिए। दूसरा, आपका बंटी का संक्षिप्त कथानक लिखिए। यानी इसमें देखिए कि शुरुआत से लेकर के अंत तक कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं उपन्यासों में, उनका चित्रण आपको करना है। दूसरी बात यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि यह कथानक, मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि प्रश्न किसी भी प्रकार का पूछा जाए, छात्र उसमें कथानक ही लिख देते हैं। अब ऐसा आपको नहीं करना है।
कथानक को समझिए। मतलब जैसे अमिता का अगर उदाहरण हम लें, तो अमिता का जो पहला प्रकरण है उपोद्घात, जिसमें विश्व शांति की बात कही गई है। पहले प्रकरण में माता की सीख नाम का प्रकरण है इस प्रकार से, और वहां से लेकर के अंतिम प्रकरण अशोक का शिलालेख या उसके पहले का अमिता की करनी, इसमें जो जो घटनाएं हुई उन घटनाओं को सीधे सीक्वेंस में एक क्रम में लगाकर प्रस्तुत करना कथासार लिखना है या कथानक लिखना है। तो उस आधार पर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि कथानक बहुत बड़ा है। मतलब अगर दोनों उपन्यास देखे जाएं तो अमिता उपन्यास की पृष्ठ संख्या लगभग 200 के आसपास है, 200-250 के आसपास है, और आपका बंटी उपन्यास की पृष्ठ संख्या भी लगभग 150-200 के आसपास है। ये सारे के सारा इनका सार जो निकाला जाता है वो हमने आपको पीडीएफ के रूप में डाल दिया है। आपका बंटी का सिखाया हुआ है, लिखवा दिया है, और अमिता का पीडीएफ के रूप में डाल दिया है। मैं जल्द ही आपका बंटी का भी डाल दूंगा। तो ये आपको समझना है, करना है कि कथानक क्या है, उसमें घटनाएं महत्वपूर्ण है। जैसे कि अमिता में अशोक का आक्रमण होना, उसके विरोध में कलिंग के लोगों ने तैयारी करना, उसमें महारानी का दृष्टिकोण कैसा है, उसके उपरांत महामात्य आचार्य सुकंठ का दृष्टिकोण कैसा है, महासेनापति का दृष्टिकोण कैसा है, ये सारे दृष्टिकोणों को आपको घटनात्मक रीति से करना पड़ेगा। खास करके इसमें जो विलन अगर यूँ कहेंगे कि एक खल पात्र है जो जिसे राजसखा नगर सेठ कहा जाता है, उसका भी चित्रण आपको करना पड़ेगा, लेकिन बहुत कम। कहाँ कहाँ क्या क्या घटनाएं होती है, किस स्थान पर कौन सी घटनाएं होती हैं। तो इस प्रकार से कथानक आप लिख सकते हैं, बहुत आसान बात है। लेकिन जो दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण में देखिए, अब देखा जाए तो संपूर्ण अमिता और आपका बंटी उपन्यास के जो महत्वपूर्ण पात्र हैं, जैसे अमिता उपन्यास की अमिता है, महारानी नंदा है, आचार्य सुकंठ है, महासेनापति भद्रकीर्ति है, उसके उपरांत राजसखा नगर सेठ है, उसके उपरांत हिता है, वापी है, मोद है, इस प्रकार के जो पात्र हैं, या स्वयं अशोक है। तो इन सभी पात्रों का चरित्र चित्रण कैसे करना है, उसकी दो विधियां मैंने बताई है, बार बार मैं बताता हूँ। पहली विधि है क्लोजअप विधि। क्लोजअप विधि में क्या होता है कि जिस पात्र का आप चरित्र चित्रण कर रहे हैं, उस पात्र की आयु क्या है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसके उपरांत उसके क्या क्या यानी विशेषताएं कैसे, शारीरिक, उसके बाल कैसे हैं, उसका चेहरा कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसकी केशभूषा कैसी है, उसने क्या परिधान किया हुआ है, ये सारी चीज़ें क्लोजअप में आ जाती हैं। यानी व्यक्ति का बाह्य चित्रण। लेकिन दूसरी विधि आ जाती है स्लो डाउन की विधि में क्या होता है कि उस पात्र के मन में क्या विचार चल रहे हैं, उसके विचारों का सौंदर्य क्या है, वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का साक्षीदार है। इस प्रकार से हमें प्रत्येक चीज़ का मुआयना करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए कि इसमें जैसे बाल मनोविज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे अमिता हो या आपका बंटी हो, इन दोनों उपन्यासों में बाल मनोविज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अमिता उपन्यास की नायिका अमिता हो या आपका बंटी उपन्यास का केंद्रीय चरित्र, नायक तो नहीं कह सकते, केंद्रीय चरित्र जो बंटी या अरूप बत्रा है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या वह अपनी आयु के अनुसार निर्णय ले रहा है, क्या वह अपनी आयु के बच्चों के जैसा वर्तन कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो वो क्यों नहीं कर रहा है, उसके मन में जो गांठें पड़ गई हैं, यानी माता पिता के पारिवारिक संघर्ष के कारण दोनों अलग होने की जो एक प्रकार की विभीषिका है, इससे वो कितना प्रभावित होता है, उसका बचपन कितना प्रभावित होता है, उसका स्कूल कितना प्रभावित होता है, अंत में वो किस प्रकार उसे बोर्डिंग स्कूल में डाला जाता है। इस प्रकार से आपका बंटी की बात कहें। लेकिन वही अगर अमिता के बारे में सोचें तो अमिता देखिए कि अपनी माता का उपदेश ग्रहण करने वाली लड़की है, इसलिए
माता जो उपदेश करती है उसे किसी को मारना नहीं, किसी से छीनना नहीं, किसी को लूटना नहीं, किसी किसी की हत्या नहीं करना, तो ये उपदेश उसके मन पर इतने पक्के बैठ जाते हैं कि वह इन उपदेशों के कारण वह एक प्रकार से बौद्ध धर्म की उपासिका बन जाती है और उसमें एक आध्यात्मिक या आत्मिक शक्ति इतनी जबरदस्त निर्माण हो जाती है कि वह अशोक के सामने, चंड अशोक जिसने इतनी हत्याएं की, इतने लोगों को मार डाला, इतने देश जीते, उसको भी एक सांकल से बांध करके खींचते हुए ले आती है। ये उसके मन की निष्पापता, ये उसका बाल मनोवैज्ञानिक महत्व है। क्योंकि जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें पता चलने लग जाती हैं और हम निष्पाप नहीं रहते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मन में खोट आ जाती है, लेकिन ऐसी खोट उस लड़की के मन में नहीं है। तो ये हम देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र आपके सामने अमिता के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग चरित्र हमारे सामने किस प्रकार पेश होते हैं। तो देखिए कि अगर आप अमिता के चरित्रों की बात करें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अमिता में अमिता है, नंदा है, सेनापति है, उसके उपरांत अमात्य सुकंठ है या राजसका नगर सेठ है। कुछ छोटे मोटे पात्र भी हैं, हिता, मोद, वापी, या एकदम छोटा पात्र लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पात्र एक वृद्ध कवि गायक लोहित है। तो इस प्रकार के बहुत सारे पात्रों का चरित्र 15 अंक के लिए आ सकता है। अगर आप थोड़ा सा आपका बंटी के बारे में सोचे तो आपका बंटी में देखिए बंटी स्वयं, जिसका नाम अरूप बत्रा है, उसकी माता शकुंतला बत्रा, उसके पिता अजय बत्रा, उस वकील चाचा, फूफी, टीटू, टीटू की माँ, उसके उपरांत आने वाले पात्रों में देखिए डॉक्टर जोशी के बच्चे, अमी और ज्योत, और उसके उपरांत मीरा जो अजय की दूसरी पत्नी है। ये इन सभी पात्रों को आपको देखना पड़ेगा और इनमें से बड़े पात्र कौन से आ सकते हैं। एक तो बंटी आता है या फिर उसके उपरांत देखा जाए तो दूसरा पात्र आ जाता है, वह महत्वपूर्ण है शकुन बत्रा। लेकिन कभी कभार जैसे मैंने कुछ प्रश्न आपको पढ़ करके दिखाए हैं, तो कभी कभी अजय बत्रा पर भी 15 अंकों के लिए प्रश्न पूछा गया है, कभी कभी वकील चाचा पर भी प्रश्न पूछा गया है, कभी कभी मीरा को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। तो इन 15 अंकों को किस प्रकार से आप 3-4 पृष्ठों में लिख सकें, अगर ऑफलाइन परीक्षाएं हुई तो किस प्रकार लिखें, इसका भी आपको अंदाजा होना चाहिए। अब देखिए कि कथानक के बाद दूसरा चरित्र चित्रण का पक्ष आता है और चरित्र चित्रण के बाद तीसरा पक्ष आता है, वह है देश, काल एवं वातावरण। मतलब देखिए कि उपन्यास किस स्थान पे घटित हो रहा है और उसका समय क्या है। इतिहास और भूगोल ये दो चीज है। समय आपको इतिहास की जानकारी देता है और स्थान आपको भूगोल की जानकारी देता है। इसी को हम परिवेश कहते हैं, वातावरण कहते हैं। वातावरण भी दो प्रकार का होता है, एक बाह्य वातावरण, एक अंतरंग वातावरण। बाह्य वातावरण में देखिए अगर आप अमिता की बात करें तो बाह्य वातावरण में कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें आएंगी वहां। उस वातावरण में कलिंग, संपूर्ण उपन्यास का कथानक जो है एक ही स्थान कलिंग देश पर आधारित है, इसलिए उसका देश कलिंग हुआ। काल कौन सा हुआ? ईसा से पूर्व, जब अशोक का साम्राज्य था। मतलब अत्यंत प्राचीन घटना है और इस प्राचीन घटना को उस समय के अनुसार, उस काल के अनुसार, उन स्थानों के अनुसार वातावरण में कैसा निर्मित किया गया है। अब ये दो प्रकार से होता है मैंने कहा कि वातावरण की निर्मित देखिए प्राकृतिक वातावरण होती है, जैसे कि जंगल हैं, जैसे कि शहर हैं, नगर हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, नाले हैं। अमिता उपन्यास में बार बार जिक्र होता है वह कि जिस ओर से सम्राट अशोक का आक्रमण कलिंग पर हो रहा है, उस कलिंग के आक्रमण के बीच में जो छोटा गांव है, उस गांव का बार बार जिक्र होता है। श्रीशदुर्ग का जिक्र होता है। फिर बगीचे का, जिसको राज उपवन कहा गया है, जहाँ खेलने के लिए अमिता जाती है, उसका चित्रण होता है। मतलब वहाँ फूल अलग अलग हैं,
वगैरह वगैरह। इसमें कुछ प्राकृतिक रूप में कुत्ता वगैरह, कबूतर वगैरह, इनका भी आप चित्रण देख सकते हैं। राजमहल का चित्रण है, या फिर उपन्यास के अंत अंत में जहाँ महासेनापति कुछ महत्वपूर्ण लोगों को लेकर के, सामंतों को लेकर के जो राजमहल से बाहर निकलने वाला एक गुप्त रास्ता है, उस रास्ते पे उसका चित्रण, शिविकाएं, श्रीशुदुर्ग का चित्रण। तो ये सारा चित्रण देश काल और वातावरण के अंतर्गत आता है। वही अगर हम आपका बंटी के रूप में देखें तो आपका बंटी का सबसे ज्यादा वातावरण स्थान अगर कोई है तो वह है मम्मी का घर। मम्मी का घर, बाद में उसका स्कूल, उसके उपरांत बंटी का स्कूल, उसके उपरांत डॉक्टर जोशी की डिस्पेंसरी मतलब दवाखाना, फिर डॉक्टर जोशी का घर, फिर अजय बत्रा का घर या मीरा का घर और हॉस्टल। तो ये सारे स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए कि अमिता उपन्यास ईसा से पूर्व घटा हुआ समय का है, लेकिन आपका बंटी उपन्यास समकालीन है, 1960-70 के बीच का। आप हमारे लिए भी उसके लिए अब एक 40-50 वर्ष का विषय हो गया है, लेकिन समकालीन है, जहाँ तक हो सके आधुनिक कथानक उसमें है। तो उसमें किस प्रकार से कोर्ट का चित्रण किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में आनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से हम एक बात ध्यान में रखें कि देशकाल और वातावरण में जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनका चित्रण करना भी आपके लिए अत्यावश्यक है। देखिए कि अब तक हमने कथानक, उसके उपरांत पात्र या चरित्र चित्रण, और तीसरी बात हमने देखी देशकाल वातावरण। और उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण बात, कथ्य। ध्यान रखिए, कथानक और कथ्य में बहुत अंतर है। कथ्य मतलब लेखक कहना क्या चाहता है और कथानक क्या कहा है उसने। अब देखिए कि अगर हम अमिता उपन्यास की बात करें तो अमिता उपन्यास का उद्देश्य या कथ्य क्या है। कथ्य यह है कि महायुद्ध न हो, लड़ाइयाँ न हो, छोटी मोटी लड़ाइयाँ न हो जिसमें मनुष्य का रक्तपात हो जाए, ऐसी कोई घटना न हो, इस प्रकार का उसका उद्देश्य है। और अंत में उसका उद्देश्य है विश्व शांति की प्राप्ति। वही अगर आपका बंटी के उद्देश्य में देखें तो आपका बंटी का उद्देश्य इतना व्यापक नहीं है अमिता जैसा, क्योंकि अमिता में विश्व शांति की बात कही थी, युद्ध टालने की बात कही थी, लेकिन आपका बंटी उपन्यास में वही आपस में दंपति, पति पत्नी में झगड़े न हो। अब देखिए वहां क्या है कि अमिता उपन्यास में कलिंग की इतने बड़े लोगों को मार काटने के उपरांत हृदय परिवर्तन अशोक का हो जाता है, वह शांति मार्गी बन जाता है, एक सुखांत है। लेकिन आपका बंटी उपन्यास दुखांत है। इसमें आपसी कलह के कारण माता पिता एक दूसरे से तलाक लेकर के अलग हो जाते हैं। माता पिता दोनों अलग हो जाते हैं और अलग होने के उपरांत क्या प्रभाव पड़ता है अपने बच्चों पर, उसका भी वर्णन या बताना है कि दाम्पत्य जीवन में अगर कलह हो तो बच्चे का जीवन दुभर हो जाता है। वह न माता के घर का रहता है, न पिता के घर का रहता है, और न ही किसी प्रकार से किसी यानी यूं कहेंगे कि न किसी प्रकार से अपने और पराये का भेद जान सकता है, और वह उसका अपना भविष्य तो बिगड़ ही जाता है और उसकी अपनी पढ़ाई पर, बच्चे की पढ़ाई पर असर हो जाता है, गृहपाठ पर असर हो जाता है। और देखिए कि ये उद्देश्य, और मैं बार बार कहूँगा कि इसमें एक प्रतीकात्मकता भी है। अगर आपने उपन्यास लेखन से पढ़ा होगा तो उस उपन्यास में एक प्रसंग आता है, उपन्यास का प्रसंग ये कहता है कि जब पति और पत्नी मतलब अजय बत्रा और शकुंतला बत्रा दोनों कोर्ट में तलाक के कागजातों पर जज के सामने हस्ताक्षर करने लग जाते हैं, तो वो हस्ताक्षर करते समय एक महत्वपूर्ण घटना घटती है कि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और गर्मी के समय वहाँ एक फैन होता है, फैन को लगाया जाता है, पंखे को लगाया जाता है, जो ऊपर का सीलिंग फैन है, उस फैन को लगाया जाता है। लेकिन वो बहुत दिनों से कमरा बंद होने की वजह से फैन जरा कर 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 आवाज़ करता है, तो उसकी स्पीड जैसे बढ़ा दी जाती है तो उस फैन पर एक पक्षी ने एक घोंसला बनाया हुआ है,
और उस पक्षी तो उस समय उसमें नहीं है, लेकिन उस पक्षी के 2 अंडे 1-2 अंडे उस घोंसले में हैं, और जैसे वो फैन शुरू हो जाता है, वो अंडे नीचे आकर गिर जाते हैं और फूट कर टूट जाते हैं, पूरी तरह से फूट जाते हैं। तो एक प्रतीकात्मकता कही गई है कि पंछी तो अपना बसेरा बना करके उड़ जाते हैं, लेकिन जो बच्चा है, जो अंडा है, जो अगली पीढ़ी है, वो किस प्रकार से नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से एक प्रतीकात्मक बताया है कि अजय बत्रा और शकुंतला बत्रा का जो दाम्पत्य आपसी पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, उस झगड़े की परिणति उसकी बंटी के भविष्य को बिगाड़ने के लिए हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपका बंटी उपन्यास आपके सम्मुख एक ऐसा उद्देश्य करता है कि जो ग्रह कलह जो है, मतलब अमिता में जो है राज्य कलह की बात कही गई है, एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करने पर होने वाले कलह की बात की है, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करने की बात कलह की बात की है, और उसका समाधान विश्व शांति में दिया है। और उसी प्रकार से आपका बंटी में ग्रह कलह की बात की गई है, और ग्रह कलह जो होता है उसके कोई समाधान उन्होंने उस समय तो नहीं बताया, क्योंकि इस पर आधारित जो फिल्म बनी थी, जो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दी थी उसकी लिंक, समय की धारा, उसमें भी अंत में बंटी को मृत घोषित किया जाता है, लेकिन ऐसा शायद नहीं होता उपन्यास में, क्योंकि उपन्यास में एक आशा बंधी रहती है, और पूरी तरह से वो दुखांत नहीं है, उसमें थोड़ी सी आशा है। लेकिन फिल्म जो समय की धारा है, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने अजय का रोल किया था, शबाना आजमी ने शकुन का रोल किया था, तो ये जो है, तो अंत में वो बच्चा उसमें मर जाता है, इस प्रकार की बात कही थी। तो आपको उद्देश्य समझ लेना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात, समस्याएं समझ लेना, कलह की समस्या, और कलह की समस्या का मूल कारण क्या है और उसके समाधान क्या हो सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अमिता उपन्यास में ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार, इतिहास और कल्पना का संयोग। अब देखिए, इतिहास ऐसी चीज होती है जो हमने केवल पुस्तकों में पढ़ी होती है, हमने प्रत्यक्ष देखी नहीं है, क्योंकि अशोक को न जाने, हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, उस काल में क्या हुआ था, प्रत्यक्ष नेत्रों से जिन्होंने देखा उनको पता होगा। लेकिन जब कोई लेखक किसी ऐतिहासिक घटना को लेकर के उपन्यास लिखता है, कहानी लिखता है, तो कहीं ना कहीं उस कहानी में, उस उपन्यास में कल्पना का प्रयोग अवश्य किया जाता है, जो इतिहास से समन्वित होता है। और इतिहास से समन्वित ऐसे उपन्यास को अर्ध काल्पनिक या अर्ध ऐतिहासिक या इतिहास के आधार पर काल्पनिक उपन्यास, इस प्रकार की संज्ञा दी जाती है। और इसमें समस्या कौन सी है? मूलतः हिंसा की समस्या तो है, लेकिन हिंसा की समस्या के साथ साथ धार्मिक हिंसा की भी समस्या है। आप अमिता उपन्यास में धार्मिक हिंसा की कैसे है? देखिए कि उस जमाने में बौद्ध धर्म के आगमन के कारण अहिंसा का वर्चस्व अवश्य हो चुका था, लेकिन फिर भी महाबलि यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, जिसमें हजारों पशुओं की बलि हर रोज दी जाती थी, हजारों घट मद्य हर रोज समर्पित किया जाता था, जो हिंदू धर्म की बहुत ही नितांत गलीच्छ बात है। और इसी कारण, इसी हिंसा की प्रतिक्रिया में जैन और बौद्ध, ये 2 धर्म भारत में ही तैयार हुए। अगर हमारे भारतीय धर्म में, हिंदू धर्म में इस प्रकार की हिंसा, खास करके धार्मिक नाम पर हिंसा न होती, तो शायद जैन और बौद्ध धर्म का निर्माण न होता, प्रतिक्रिया स्वरूप न होता। तो इसमें अमिता उपन्यास में युद्ध की समस्या के साथ साथ धार्मिक हिंसा और पशु बलि की भी बहुत बड़ी समस्या का उल्लेख आपके सम्मुख किया गया है। ठीक है। उसके उपरांत जब शिल्प पक्ष की हम बात करते हैं, शिल्प पक्ष में भी 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, भाषा, शैली और संवाद। भाषा, शैली और संवाद। ध्यान रखें कि जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं, अमिता की भाषा पाली और संस्कृत प्रचुर हिंदी है, तो आपका बंटी की उपन्यास की भाषा आधुनिक हिंदी है, जिस पर अंग्रेजी का थोड़ा बहुत प्रभाव है। अब इसमें भी लेखक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा समझ सकते हैं, वो नरेशन कर रहा है, नरेट कर रहा है, या कथानक कह रहा है, कथन विधि उसकी हमें पता है, लेकिन इसके बीच में जितने पात्र आते हैं
उन पात्रों की अपनी अलग भाषा होती है, उसे हम कहते हैं संवादों की भाषा। लेखक की अपनी भाषा उपन्यास के आरंभ से लेकर के अंत तक चलती रहती है, लेकिन बीच बीच में अलग अलग पात्र अपनी अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अमिता की बचपन की भाषा है, बाल्यावस्था की खेलकूद की भाषा है, हिता मोद की दासों की भाषा है, नंदा करवेल की राजकीय भाषा है। यूं कहेंगे कि अलग अलग स्तर के लोगों की भाषा है। वही आपका बंटी उपन्यास में देखिए, बंटी की अपनी मनोवैज्ञानिक भाषा है। एक स्कूल प्रिंसिपल की भाषा माँ के द्वारा, शकुंतला बत्रा के द्वारा होती है। फूफी एक नौकरानी है, घर में काम करने वाली, उसकी भाषा अलग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। वकील चाचा की भाषा अलग है, डॉक्टर जोशी की भाषा अलग है। ये कहने का तात्पर्य है कि संवादों के द्वारा व्यक्ति का चरित्र चित्रण बहुत महत्वपूर्ण रीति से उद्घाटित होता है। इसलिए आपको ये चाहिए कि शिल्प पक्ष में बार बार इस बात को ध्यान दें कि भाषा, शैली, अब शैली की बात मैं इतना करता हूँ कि अंग्रेजी में उसे स्टाइल कहा जाता है। लेखन की एक पद्धति विशिष्ट होती है प्रत्येक लेखक की। जब भी हम हिंदी की किसी भी कहानी का अध्ययन करते हैं तो पहले 2-4 पंक्तियों में हमें समझ में आता है कि कहानी प्रेमचंद ने लिखी है, प्रसाद ने लिखी है, ये मोहन राकेश ने लिखी है, या फिर मुन्नू भंडारी ने लिखी है। उसी प्रकार से प्रत्येक लेखक का अपने शब्दों की चयन विधि होती है, जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक लेखक अपने व्यक्तित्व का प्रतिफलन किस प्रकार से शैली के द्वारा करता है। तो भाषा, शैली और संवाद, इन तीनों चीज़ों को भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है। 9:20 हमारे समाप्त हो चुके हैं। मुझे द्वितीय वर्ष की तासिका में जाना है, इसलिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग थोड़ी देर बाद डाल दी जाएगी यूट्यूब के रूप में। तो आप सभी को फिर से विनती है कि आप उस वीडियो को जिन्होंने एक बार देखा, पीरियड कर रहे हैं ऑनलाइन, और वो भी देखें, क्योंकि कुछ बातें गड़बड़ में कही हुई ध्यान नहीं आती, तो आप उसके रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं। ठीक है, आज के दिन यही हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।